तो क्लास 12th आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। जो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से चीजों को समझिए कि करंट क्या है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चीज जितना फ्लो करता है, यानी I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जो चार्ज का फ्लो होना है पर यूनिट टाइम, उसी को हम करंट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में रहता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, या जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर इसको हम लिमिट दे दें, ये एवरेज करंट है आपका। एवरेज करंट मतलब टोटल कितना चार्ज फ्लो किया वो चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अगर हम यहां पे बात करें, लिमिट यहां ले लें और डेल्टा टी अप्रोचेस 0 कर ले, तो आपको बहुत छोटे इंटरवल टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आपका जो है वो करंट का एक तरीके से फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की कूलाम होती है, आप जानते ही हैं, और टाइम की सेकंड होती है, तो कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं। तो ये आपका करंट हो गया, करंट हो गया चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट थ्रू एन गिवन एरिया। ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के किसी एरिया के एक तरफ से दूसरे तरफ जितना चार्ज फ्लो करता है और उस फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब जितने समय में वो चार्ज फ्लो किया वो टोटल चार्ज अपॉन टाइम अगर हम करते हैं तो हमको करंट मिल जाता है। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। मतलब करंट डेंसिटी का मतलब हो गया करंट पर यूनिट एरिया। अब जो एरिया हमने लिया है उसमें जो करंट बह रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा करंट भी बह सकता है, कम करंट का अमाउंट भी बह सकता है। तो ज्यादा करंट का अमाउंट बहेगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कम करंट बहेगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां पे भी अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा S अप्रोचेस 0, तो आप लिख सकते हो J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एस। आप ये भी लिख सकते हो, डी आई अपॉन डी एस भी लिख सकते हो। और देखिए क्या है, एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ये एरिया सेलेक्ट किया और इसमें जो है करंट फ्लो कर रही है, तो आपका एरिया वेक्टर भी इधर ही है और करंट भी इधर ही है। तो आपका J हो जाता है I अपॉन S, जो भी एरिया है। पर अगर कुछ इस तरीके से एरिया हो और करंट की डायरेक्शन ये हो और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो हमको यहां पे एरिया वेक्टर जो भी एंगल होगा वो लेना पड़ेगा डेल्टा S कॉस थीटा, क्योंकि वही एरिया हमको सेलेक्ट करना होता है जो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे J इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा S कॉस थीटा। और अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा I इज इक्वल टू J डेल्टा S कॉस थीटा, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं J डॉट डेल्टा S।
और अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो I इंटीग्रेशन J डॉट ds हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि J एक वेक्टर क्वांटिटी है और S भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको करंट मिल रहा है। तो सब मिला जुला के करंट के ओवरऑल मतलब आप नॉर्मली करंट को ध्यान रख सकते हैं, करंट का फॉर्मूला dq अपॉन dt और J का फॉर्मूला याद रख सकते हैं di अपॉन ds, या एक और फॉर्मूला I इज इक्वल टू J डॉट ds होता है। J को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, इसका होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी का, और करंट आपका जो है I हो गया, S एरिया हो गया। इस तरीके से J और I के बारे में आप जान गए। आगे देखिए, आगे एक एग्जाम्पल करते हैं। HC वर्मा बुक में एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर आपका है 32.1, एग्जाम्पल नंबर 32.1 है, आप ध्यान दीजिए। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन बीम है, उसका एपरेचर 1 mm स्क्वायर है। एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है और उसका एपरेचर जो है 1 mm स्क्वायर है, तो एरिया जो हो गया आपका 1 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 16 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 16 है। कह रहा है परपेंडिकुलरली पर सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं, मतलब जो एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट पर सेकेंड। तो कह रहा है करंट बताइए और करंट डेंसिटी बताइए। तो इजी है, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। Q आपका क्या हो गया, Q आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 इंटू 10 टू द पावर 16, और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज आपका है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और अपॉन टाइम 1 सेकेंड ही है, तो आपका हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो आपका करंट हो गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ये आपका हो गया। और करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, करंट डेंसिटी हो जाएगी J इज इक्वल टू I अपॉन S। तो I आपका हो गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और S हो जाएगा mm स्क्वायर है तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। एरिया हमको मीटर स्क्वायर में लिखना होता है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया J। इस तरीके से आप जो है करंट और करंट डेंसिटी को इजीली समझ सकते हैं। इस तरीके से करंट और करंट डेंसिटी को आप इजीली समझ सकते हैं, और इस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आप कई तरीकों से पा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है आप अगर किसी कंडक्टर के अबाउट बैटरी लगा देते हैं तो भी आपको करंट मिलती है। हीटिंग इफेक्ट से भी करंट मिलता है आपको। बैटरी से आप कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को अगर आप कनेक्ट कराएंगे तो भी आपको जो है करंट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली करंट पाने का कई तरीका है ना। आजकल सोलर सिस्टम भी आ गया है, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से अगर हम करंट की बात करेंगे तो एक बात को आप ध्यान रखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं। वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पर यूनिट एरिया
जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं लगभग टोटल उतने इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट साइड में भी आ जाते हैं। तो आपको जो है नेट करंट जो है जो मिलता है वो 0 मिलता है। लेकिन जैसे ही हम कंडक्टर के एंड्स पे है ना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जैसे ही हम कंडक्टर्स के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की ओर भागने लगते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो जाती है और हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से EQ फोर्स लगता है और EQ फोर्स, Q क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज और EQ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करके स्पीड उसकी बढ़ती है और कुछ दूरी तय करता है तब तक पॉजिटिव लैटिस से न्यूक्लियस से वो टकरा जाता है। फिर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो एक्सेलरेट करता है, फिर आगे बढ़ता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर वो लैटिस से टकरा के 0 हो जाता है। तो क्या होता है कि फोर्स लगने के बाद भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन होने के बाद भी एक लिमिट तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। उस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बढ़ती है और उस एवरेज वेलोसिटी से ऊपर वो नहीं जा पाता है। जैसे ही जाने की कोशिश करता है फिर वो लैटिस से टकरा जाता है। देखिए मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको चीजों को समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। जैसे क्या होता है कि आपने इस पे फोर्स लगाया, इसकी स्पीड बढ़ी और जैसे ही बढ़ी वो फिर किसी लैटिस से टकरा गया, फिर धीमा हो गया, फिर फोर्स तो लगातार लग ही रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हो तो EQ फोर्स लग ही रहा है। EQ फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही EQ अपॉन m। अब एक्सेलरेशन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ते बढ़ते वो लैटिस से टकरा जा रहा है और फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है या 0 हो जा रही है। फिर वो बढ़ रहा है, फिर एक लिमिट तक बढ़ रहा है और फिर टकरा के फिर 0 हो जा रहा है। फिर यही प्रक्रिया बार बार चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमको एक एवरेज स्पीड मिल रही है, वो उस स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसलिए अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हमको एक लिमिटेड करंट मिलता है और वो करंट लगभग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं तो वो उस पर कांस्टेंट रहता है। अब ये आप सोचिए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे आप लगातार क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो लगातार एक्सेलरेशन होना चाहिए और लगातार एक्सेलरेशन होना चाहिए तो एरिया से पर यूनिट टाइम ज्यादा से ज्यादा लगातार ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बहना चाहिए। तो पर यूनिट टाइम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहता जाएगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जो पर यूनिट टाइम 1-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा जाने लग गए। तो करंट बढ़ना चाहिए था पर नहीं बढ़ता है। तो जब करंट नहीं बढ़ता है, करंट फिक्स रहता है, तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक लिमिटेड एवरेज वेलोसिटी तक ही जा पाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं, वो टकरा के धीमे हो जाते हैं। तो कुछ टकरा के धीमे होते हैं, कुछ उस वक्त तेज होते हैं, है ना। तो सारा एवरेज हमको एक पर्टिकुलर फिक्स इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी मिलती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक लैटिस से टकराने के बाद दूसरे लैटिस तक टकराने में अगर वो L लेंथ चला है और उसको एक लैटिस से टकराने के बाद दूसरे लैटिस से टकराने के ठीक पहले तक के समय को हम टाउ बोलते हैं, और इसकी वेलोसिटी को अगर हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं तो उसको VD लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, एक लैटिस से टकराने के बाद दूसरे लैटिस से ठीक टकराने के पहले उसने L दूरी तय की, टाउ समय लगा और उसको हमने एवरेज वेलोसिटी माना VD, जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है।
अब अगर ये बात की जाए कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो जो हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो हमको ये मिलेगा। और अगर हम ये सोचें कि यहां से यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ था, तो हम कहेंगे L इज इक्वल टू ut0 इनिशियली 0 था प्लस हाफ AT स्क्वायर टाउ स्क्वायर, और L इज इक्वल टू हाफ A की वैल्यू हो जाएगी EQ बाई M। EQ की जगह हम इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं बाई M टाउ स्क्वायर, और इसी L को हम लिख सकते हैं VD इंटू टाउ। तो इसी L को अगर हम VD इंटू टाउ लिख दें और इज इक्वल टू हाफ E बाई M टाउ स्क्वायर लिख दें, तो टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा VD इज इक्वल टू हाफ टाउ अपॉन M E। और इतना मटेरियल क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। यहां पे ये भी रहेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू E और यहां पे भी E रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिला, वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली वो हाफ टाउ इंटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अपॉन M इंटू E। तो इतनी चीजें तो फिक्स है, इतनी चीजें कांस्टेंट है, हम इसको K लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का मास एक लैटिस से दूसरे लैटिस के बीच टकराने का जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हाफ ए कांस्टेंट है इंटू E। तो अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर लगाया गया है, कंडक्टर के एंड्स पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, उसी हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और जितना ज्यादा आप E लगाएंगे उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और उतने तेजी से चार्ज फ्लो करेगा, तो उतने ही पर यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे पर यूनिट एरिया से, और आपको ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा। तो हम यहां पे अभी तक हम जान गए कि करंट का क्या डेफिनेशन है, और चार्ज डेंसिटी क्या है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ये 3 टॉपिक पे आज जो है अभी तक चर्चा की है, इलेक्ट्रिक करंट पे, करंट डेंसिटी पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ठीक है। अब अगली बात देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अगली बात है, अब अगली बात जो है ये है, देखिए हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर करंट की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर हम करंट की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, यहां पे हमको एरिया डेल्टा एस पता है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और ये जो है यूनिट टाइम में जो है यूनिट टाइम में इतना डिस्टेंस जो है इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, और इसमें पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम पूरा ही एरिया ले लें तो भी ठीक है, पूरा ही एरिया ले लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है N है। तो देखिए कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करेगा, कितना चार्ज जो है यूनिट टाइम में फ्लो करेगा, या हम ये कहें कि कितना चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में फ्लो करेगा। तो डेल्टा टी टाइम में इसकी लेंथ जो चलेगा यहां से यहां तक VD इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और ये लेंथ हो गया और ये एरिया हो गया, तो वॉल्यूम हमको मिल गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा, मतलब यूनिट टाइम में इतना वॉल्यूम जो है ट्रैवल हुआ, तो VD इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब चार्ज कितना हुआ टोटल इस वॉल्यूम में, N से मल्टीप्लाई कर देंगे, N से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में N से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल किया। अच्छा, ये हो गया आपका, और इनटू
ई का चार्ज, मतलब चार्ज अगर हम ई मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई मानते हैं, तो ये हो गया डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो जाएगा, एन ई ए वी डी, मतलब करंट हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू कंडक्टर का एरिया और इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ये हो गया। और अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बोले तो आई अपॉन एरिया, तो आई वाले में से एरिया हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई वी डी। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। अब देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में फिर से करंट का फॉर्मूला मिल गया एन ई ए वी डी, और चार्ज का फॉर्मूला मिल गया एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया एन ई वी डी। जहां पे एन क्या है, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है कंडक्टर में। जो अच्छा कंडक्टर रहेगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, और जो अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम रहेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका ओम्स लॉ है। अब हमको ओम्स लॉ जो है इसी करंट और करंट डेंसिटी के रूप में बताना है, ठीक है। तो करंट और करंट डेंसिटी के रूप में हमको जो है ये आपका ओम्स लॉ प्रूव करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमको मिला है J इज इक्वल टू एन ई वी डी, हमको मिला है J इज इक्वल टू एन ई वी डी। और अगर हम यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला लिख दें तो हमको मिल जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 2m। हमारा जो है एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ई अपॉन 2m हो जाएगा अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, क्योंकि वीडी की वैल्यू ई टाउ कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन 2m होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो ई के अलावा जो इतना मटेरियल है, इस मटेरियल को हम सिग्मा ई लिख देते हैं। अब ये कांस्टेंट हो गया, इसी कांस्टेंट को हम कंडक्टेंस कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कंडक्टेंस कहते हैं। समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है, मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। मतलब अगर किसी का कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट डेंसिटी या करंट आपको अच्छी मिलेगी, और अगर किसी का कंडक्टेंस कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो भी करंट आपको कम मिलेगी। तो कंडक्टेंस ज्यादा होना कंडक्टिविटी ज्यादा होने को दर्शाता है, और कंडक्टेंस कम होना रेजिस्टिविटी ज्यादा होने को दर्शाता है। अब ये हमको बताइए J की वैल्यू क्या क्या होती है। J की वैल्यू आपने पढ़ा है I बाई ए भी होती है, J की वैल्यू I बाई ए भी होती है, और कंडक्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो। कंडक्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस अगर इधर कर दो तो 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, और E की जगह हम लिख सकते हैं, E की जगह E इज इक्वल टू होता है E डॉट, आपको याद होगा E डॉट डी आर इज इक्वल टू V होता है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी आर। तो यहां पे हम V अपॉन L लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे V अपॉन L लिख दें तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया I इज इक्वल टू A अपॉन I इज इक्वल टू A अपॉन L रो और V। देखिए A अपॉन L रो V, I इज इक्वल टू हमको मिल गया। तो ये बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I रो L बाई ए। अब इस रो L बाई ए को ही हम
क्लास 10th में V इज इक्वल टू आई आर कहते थे, तो रेजिस्टेंस आपको क्या मिल गया, रो एल बाई ए। यहां पे रेजिस्टेंस आपको मिल गया रो एल बाई ए। तो हम कहते हैं लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम करंट डेंसिटी और करंट के फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होते हुए हम ओम्स लॉ को प्रूव किए। तो यहां पे आपको मिल गया V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए को हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है और उसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है। समझ गए? अच्छा, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम मीटर, और कंडक्टिविटी हो जाता है आपका 1 अपॉन ओम मीटर। इसको हम लोग MHO मो पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो आप इसको कायदे से एक बार रिवाइज करेंगे, जो बातें आपको नहीं समझ में आएंगी आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस आप ध्यान से समझिए। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, किसी भी रेजिस्टेंस में 4 कलर की पट्टी होती है। जैसे आप मार्केट से अगर रेजिस्टेंस आप खरीदेंगे तो ऐसे रेजिस्टेंस होता है, यहां से एक वायर निकलता है यहां से, और इसमें 4 कलर की पट्टी होती है। 4 कलर की पट्टी में 1 2 3 फिर ये चौथा कलर होता है। तो पहला कलर जो है पहली डिजिट को शो करता है, डिजिट 1, दूसरा डिजिट 2, और तीसरा कलर जो है मल्टीप्लायर होता है, और चौथा जो होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। चौथा जो आपका होता है वो टॉलरेंस होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको अलग अलग कलर का जो है अलग अलग कोड दिया रहेगा। जैसे कि मैं बता दूं अगर आपको, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या कलर कोड होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जस्ट मिनट। देखिए कलर कोड क्या क्या होते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, फिर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज के बाद आपको होता है येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ऐसे होता है। ठीक है, उसका एक टेबल रहता है, आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसका जो डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। ठीक है, फिर इनका जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6। लास्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में गोल्ड और सिल्वर 2 कलर मिलते हैं। सिल्वर और गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है यहां पे मिलेगा आपको सिल्वर और गोल्ड। टॉलरेंस इन लोगों का कुछ नहीं होता है। सिल्वर का जो गोल्ड और सिल्वर मिलता है, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है और सिल्वर का 10%। अब बात को समझिएगा, बात को समझिए। अगर पहली पट्टी ब्राउन कलर की है, दूसरी पट्टी जो है ऑरेंज कलर की है, तीसरी अगर येलो कलर की है, और चौथी अगर गोल्ड है, तो क्या होता है? ब्राउन का कितना नंबर है? 1, तो पहला डिजिट 1 हो गया। ऑरेंज का क्या कलर? ऑरेंज का 3, तो दूसरा डिजिट 3 हो गया। अब हम लिखेंगे इनटू। तीसरा है मल्टीप्लायर, तीसरा येलो है, येलो का मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 to the power 4, ये हो जाएगा 10 to the power 4। फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है आपका लास्ट वाला गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस 5%। ये होता है आपका
किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। तो इतने ओम का आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ओम रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। तो पहला जो कलर है उसका पहला डिजिट लिख देंगे, दूसरा जो कलर है उसका दूसरा डिजिट लिख देंगे, इनटू तीसरे कलर का मल्टीप्लायर लिखेंगे और चौथे कलर का आप जो है टॉलरेंस लिखेंगे। ये बताता है कि जो भी रेजिस्टेंस है उसमें 5% का कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे अब इसका 5% निकाल लेंगे, उतना प्लस माइनस लिख देंगे। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का कलर कोड जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी का देखिए फॉर्मूला है, जैसे कि आपको 11th में पढ़ाया गया है। मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस आपको ये बताता हूं कि जिस तरीके से आपने 11th में टेम्परेचर का लेंथ का एक्सपांशन पढ़ा था, तो लेंथ का एक्सपांशन हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू डेल्टा L 1 प्लस अल्फा, सॉरी L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, रेजिस्टिविटी के लिए भी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टी इनिशियल फिर 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये होता है। इसी तरह आपका रेजिस्टेंस खुद रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट ये है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कितने मल्टीप्लायर में, कितने मल्टीप्लाई में, कितने प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ रहा है। तो इनिशियली आपका आर नॉट है 0 टेम्परेचर पे, उसके बाद कितना आप टेम्परेचर डिफरेंस ले जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये फार्मूला आपको जैसे आप 11th में इसको याद रखते थे आप इसको याद रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे थर्मिस्टर बनाया जाता है। मेरी बात को समझिएगा, इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे थर्मिस्टर बनाया गया, थर्मिस्टर में हमने एक रेजिस्टेंस डाल दिया जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और बाहर हमने इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमने V इज इक्वल टू आई आर से हमने यहां पे एक अमीटर भी लगाया है। इस अमीटर में आपको करंट पता चल जाता है और जितना आपने वोल्टेज दिया वो पता चल जाता है। तो आप R निकाल लेते हो, R इज इक्वल टू जो है V इज इक्वल टू आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो जब आप 0 डिग्री एट T इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं तो इसको हम R0 बोलते हैं। जो भी आया वो R0 हो गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, T 100 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, T 100 पे जो होता है वो R100 होता है, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर किसी जनरल टेम्परेचर पे, आपको टेम्परेचर नहीं पता, आप किसी जनरल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जैसे R0 पे R100 पे आपको पता चल गया। आपने R0 पे मान लीजिए आपको मिला 10 रेजिस्टेंस और R100 पे आपको मिला जो है 15। तो 0 से 100 डिग्री के गैप पे आपको 5 ओम का गैप मिल रहा है। यानी 5 ओम को 100 से डिवाइड हम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.05 ओम का जो है डिफरेंस मिल जाएगा। अब सुनिए, अगर आपने इसको गर्म किया, मान लीजिए जितना भी डिग्री गर्म किया, हमको पता नहीं है कितना डिग्री तक गर्म किया और हमको उसका टेम्परेचर बताना है। तो अगर गर्म किया है, हम इसमें जो है करंट फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो कराया, हमको रेजिस्टेंस जो है 10 ओम से ज्यादा मिला और 15 ओम से कम मिला। हमको मिला 11 ओम। तो 10 ओम से कितना ज्यादा हो गया, 1 ओम ज्यादा हो गया। अब 1 ओम जो है 0.05 के हिसाब से कितना डिग्री को बढ़ाएगा, तो आप लिखेंगे यहां पे 100/5 20 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाएगा। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी
10 ओम के बाद अगर 10.05 हुआ यानी 1 डिग्री बढ़ गया, 10.05 के बाद 10.1 हो गया तो आपका 2 डिग्री बढ़ गया। मतलब 0.505 में जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, अगर इसी तरह बढ़ते बढ़ते 15 ओम हो गया, दैट मीन्स हम कहेंगे कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप थर्मिस्टर बना लेते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर के बाद आपका जो है अगला टॉपिक आएगा सुपर कंडक्टर का। अब सुपर कंडक्टर क्या है, देखिए किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और कंडक्टेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता जाता है और कंडक्टेंस बढ़ता जाता है। तो मैं ये कहूंगा, मैं अगर रेजिस्टेंस ले लूं, ये रेजिस्टेंस और कोई टेम्परेचर T है, T पे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। अब मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और अचानक से एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा जहां पे अचानक से इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और जैसे ही इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो अभी तक आपको मरकरी का मिला हुआ है, मरकरी का आपको मिला हुआ है ऐसा कुछ कि कितने केल्विन पे मिला है, जैसे कि बहुत, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मरकरी का मिला हुआ है आपको 4.2 केल्विन पे। अब 4.2 केल्विन बहुत ही ज्यादा ठंडा, मतलब करीब करीब -268 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -268 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जाएंगे तब जाके मरकरी सुपर कंडक्टर बनेगा। और अभी तक मिनिमम आपको, मतलब मैक्सिमम 125 केल्विन पे मिला है। मैंने टेम्परेचर घटाते घटाते 125 केल्विन कर दिया। 125 केल्विन भी लगभग आपका कितना हो जाएगा, 150, 100 करीब -153 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी चीज को ठंडा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी तक सुपर कंडक्टर हमको जो है रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाया है। जब सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगा तब हम उसको नॉर्मली इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो है -153 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको जो है सुपर कंडक्टर मिले हैं अब तक, या आप कह सकते हैं 125 केल्विन पे। तो इतनी बातें रही। अब कल जो है हम लोग आगे बात करेंगे बैटरी के बारे में, रजिस्टर के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम जो है बात करेंगे किस तरीके से जो है हम सीरीज, पैरेलल और उसमें किरचॉफ्स लॉ है, ये सारी चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस एरिया में यूनिट टाइम में जितना जो है आगे लेंथ गए है ना, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वीडी, है ना, और एरिया इंटू वीडी में ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटू एन कर दिया, तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। और इसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कितना चार्ज है, ई चार्ज है। तो हमको टोटल चार्ज मिल गया यूनिट टाइम में, मतलब पर्टिकुलर टाइम में, NEAVD। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू NEAVD, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए